नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा मोदी भागवत संबंध की, मोहन भागवत के बयान की और उस बयान की जिसने पूरे देश को हिला दिया है, राजनीतिक महकमे में तहलका मचा दिया है। प्रश्न उठने लगे हैं, क्या नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत सीख दे रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी अहंकारी हो गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही हो गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर में नहीं गए, या फिर और ऐसी ही प्रवृत्तियों के कारण कि उन्होंने विपक्ष को प्रतिपक्ष मानने के बजाय अपना दुश्मन माना? इन कारणों से क्या नरेंद्र मोदी को जो राजनीतिक धक्का लगा है, राजनीतिक रूप से चुनाव में धक्का लगा है, उनकी ये सारी वजह है। हालांकि मोहन भागवत ने कहीं भी नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सीधे नरेंद्र मोदी के लिए बोले हुए लगते हैं। जैसे वो बताते हैं कि सेवक कौन है। सच्चा सेवक वही होता है जो जिसमें अहंकार नहीं होता है। भाई, इस देश में प्रधान सेवक तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। इसके अलावा वो मणिपुर पर बात करते हैं कि 10 साल से शांति थी, 1 साल में ये शांति अशांति जो है रुक क्यों नहीं रही? तो मणिपुर को लेकर के नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा और मणिपुर गए नहीं प्रधानमंत्री। बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा मणिपुर में, कोई सभा नहीं की मणिपुर में, और मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत गई। तो ये मणिपुर की बात उठाना और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें उठाना जो सीधे नरेंद्र मोदी जी की नीति को पर चोट है, और एक तरह से ये कहना कि चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये चुनाव की समीक्षा भी हम इसको मानते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इस चर्चा का नाम ये क्यों रखा कि मिले हुए हैं मोदी भागवत। इसको हम लाएंगे, अब थोड़ी बातचीत में लाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनू जैन जी, देश की जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तमाम दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में जुड़ेंगे। आप जानते हैं सोशल मीडिया में जब लाइव शो खत्म हो जाता है तब भी लोग जुड़ते रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। तो उन तमाम दर्शकों का मैं वेलकम करता हूं। मीनू जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि आप ही इस मेरे शीर्षक को जस्टिफाई करें कि मिले हुए हैं मोदी भागवत। दिख तो रहा है कि मोहन भागवत नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं बिना नाम लिए हुए। वो बात बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते थे, पूरा मैच कर रहा है। लग रहा है जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं मोहन भागवत के मुंह से। लेकिन क्या राहुल गांधी का बोलना और मोहन भागवत का बोलना एक बात है? राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए बोल रहे थे, प्रतिपक्ष के तौर पर बोल रहे थे, और मोहन भागवत समीक्षा कर रहे हैं कि तुम्हारी हार क्यों हुई है। और वो जो बात बीजेपी बोल नहीं पा रही है कि हम हारे क्यों हैं, वो कह रहे हैं हम जीते हैं, हमें संख्या मिला है। अरे तुम हार गए हो, 303 से 240 पर आ गए हो, जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बनारस भी हार जाते मोदी अगर प्रियंका वहां लड़ लेती। तो ये हालात बन गए। लेकिन बीजेपी में कोई बोलने को तैयार नहीं कि हमारे मोहन भागवत जी हार की समीक्षा करते दिख रहे हैं। ये मिली भगत है, जनता का गुस्सा शांत करना है, एक वातावरण निर्मित करना है कि ताकि प्रतिपक्ष को उसकी भूमिका निभाने से रोका जाए। प्रतिपक्ष की भूमिका मोहन भागवत ही ले ले। जी मीनू जी, जो आपने आखिर पंक्ति कही है कि खुद प्रतिपक्ष बन के खड़े हो गए हैं। इनफैक्ट मोहन भागवत ढाल बन के खड़े हो गए हैं मोदी के सामने। देखिए, जो समस्याएं जो उठा रहे हैं, आज उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर आज तो नहीं पैदा हुआ, मणिपुर का जो भी संघर्ष चल रहा है वो 1 साल से चल रहा है। भागवत साहब तब आते, और जब ये स्थिति है कि मणिपुर में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, संघ आज से नहीं, आजादी के पहले से कार्यरत है वहां पे। तो उनको तो मणिपुर के क्या, पूरे नॉर्थ ईस्ट की पल पल की खबर रहती है। उनको जब पता नहीं चला तब बोलते भागवत साहब, और तभी मोदी जी को फटकारते कि आप जाइए, जाते क्यों नहीं है। तो आज जो टाइमिंग है वो शक पैदा करती है कि आज आप कह रहे हैं। दूसरी बात यह है
कि रिजल्ट क्योंकि आज उनके सामने आ गया है। एक्चुअली तो मोहन भागवत को भी उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी 240 ला भी पाएंगे या नहीं, मतलब 240 का आंकड़ा छूने की तो उनकी उम्मीद ही नहीं थी। और इसी उम्मीद में उन्होंने ये भी कह दिया था कि संघ जो है अपना शताब्दी समारोह नहीं मनाएगा, धूमधाम से नहीं मनाएंगे और ज्यादा अहंकार आ जाता है उससे, तो इसे हम नहीं मनाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मोदी जी ने 240 की सीट ले आए, भले ही वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कुछ जो एनडीए के जो इनके घटक दल थे उनसे मिलजुल के और एक सरकार उन्होंने बना ली है और शपथ भी ले ली है। अब बहुमत भी सिद्ध कर ही देंगे जिस हिसाब से उनके पास संख्या है। लेकिन जो भागवत कह रहे हैं उसमें मेजॉरिटी जो भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उनकी स्पीच का है वो महज एक अनुकूल प्रतिपक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं मोदी को, ताकि जनता ना मोदी के ऊपर टूटे, प्रतिपक्ष ना मोदी के ऊपर टूट पड़े, या आप जैसे सोशल मीडिया जो है प्रोग्रेसिव लिबरल जो खेमे का जो मीडिया है वो उनके ऊपर ना टूटे, बल्कि उल्टे ये हो जाए कि देखिए मोहन भागवत तक ने मोदी जी की आलोचना की है। इसमें एक आलोचना तो जरूर मैं मानती हूँ, देखिए उसमें जो उन्होंने अहंकार की बात कही है, तो इतनी सारी बातें कहने के बाद जो अहंकार नहीं आना चाहिए, सेवक में अहंकार नहीं आना चाहिए, वो तो बात डायरेक्टेड है मोदी जी की तरफ। उन्होंने ये बात तो कही मोदी के लिए ही उन्होंने कही है। देखिए क्योंकि इंटरनली तो इनकी आपस में जो संघ के लोग बताते हैं कि आपस में बातचीत भी नहीं है मोदी और भागवत की, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज कम्युनिकेशन होना चाहिए था। तो अब वो मोहन भागवत इनफैक्ट तो बड़े उत्साहित है कि मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन क्योंकि उतने जो पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है, तो इसलिए उन्होंने बचाव का तरीका निकाला है, ये मोदी के बचाव का, कि खुद ही आलोचना कर दो कि भाई देखिए अंदर से भी आलोचना आ रही है। क्योंकि लोग अब अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मोदी तो संघ से भी ऊपर है, मोदी तो भाजपा से भी ऊपर है, तो इसलिए उन्होंने ये दिखाया है कि नहीं, मोदी संघ से ऊपर नहीं है, आप लोग किसी मुंह गालते हुए न रहे, और संघ हमेशा मोदी के ऊपर लगाम का काम करता रहेगा, जो कि वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नड्डा कह चुके हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो कौन सी बात को माने आप? दोनों ही बातें एक दूसरे के विरोधाभास में जा रही हैं। और अगर आप पढ़े इस चीज को, जो राजनीतिक समझबूझ रखने वाले लोग हैं वो उनको साफ समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत मोदी जी को आलोचना करने के लिए नहीं, या उनको कोई फटकारने के लिए नहीं आए, वो महज मोदी जी के बचाव में उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये एक उनकी अपनी किस्म की राजनीति है। जी आवाज। जी मीनू जी, एक थ्योरी और चल रही है, और उस थ्योरी को देखें तो वो ये है कि संघ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहा है, यानी कंट्रोल में लेने की एक कोशिश भी है। ये जैसे जेपी नड्डा के बयान का आपने जिक्र किया कि जेपी नड्डा कह रहे हैं, उसका मतलब है कि संघ की उनको जरूरत नहीं है, और पूरे लोकसभा चुनाव में एक बिखरा हुआ संघ दिखा है, कहीं पर संघ काम करता दिखा बीजेपी के लिए, कहीं काम करता नहीं दिखा, दोनों ही चीजें दिखी। इस बीच में हुआ ये कि नितिन गडकरी को ने भी कुछ ऐसे बयान दिए कि हमारे इलाके से 1.5 लाख वोटर काट दिए गए, या ऐसा लगा जैसे नितिन गडकरी को हराने की इसमें साजिश चल रही हो। तो नितिन गडकरी तो जीत कर आ गए, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के समांतर संघ नितिन गडकरी को ही फेवर करता है। तो अब जीतने के बाद ये प्रश्न था कि चूंकि एनडीए के पास बहुमत, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो बीजेपी इस जनादेश को हम ऐसे पढ़े कि नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा नेता चुनिए। तो संघ चाहता था, ये सब का कोई सबूत नहीं है, एक कहने की बात है, ये मैसेज है, लोग अंदर खाने की चर्चा है कि संघ चाहता था कि नेतृत्व परिवर्तन हो, और इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी की सांसदों की बैठक होने ही नहीं दी।
आज नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता हैं, लेकिन बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं हैं, क्योंकि संघ से जुड़े हुए लोग उनको रिप्लेस करके बीजेपी की सरकार को एक दूसरे चेहरे के इर्द गिर्द बनाने का प्रयास कर सकते थे। तो फिर यहाँ पर एक बात आती है कि जो मैं कह रहा हूं कि मिले हुए हैं मोदी भागवत, इसका क्या मतलब है? मोदी का मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बीजेपी की सरकार, बीजेपी आरएसएस की सरकार। मोदी का चेहरा वो रिप्लेस कर दे, ये आरएसएस के बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ये आरएसएस को करने नहीं देंगे, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी डोमिनेट करना चाहते हैं आरएसएस पर। तो आरएसएस की किसी भी काम को वो सफल होने देना नहीं चाहते। लेकिन वहीं आरएसएस, चूंकि उसका सेनेटरी ईयर है अगले साल, इसलिए बीजेपी की सरकार भी केंद्र में बनाए रखना चाहता है और चाहता है कि सरकार की हिफाजत भी करें। तो ऐसे में हमारी एक दर्शक का सवाल है, वो ये कि बिमला बरालिया जी का, कि भागवत साहब, क्षमा कीजिए, ये मैं दूसरा सवाल लेना चाह रहा था। हाँ, बिमला बरालिया जी का ये सवाल था कि फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर सकती है क्या? इस पर आप थोड़ी टिप्पणी कीजिए, क्या फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर सकती है? जी देखिए, जो आज भागवत साहब ने जिस तरीके की आलोचना की है, मतलब बहुत कोमल आलोचना जिसको कहेंगे, वो की है, उससे तो नहीं लगता कि सरकार गिरेगी। सरकार गिरने का मकसद या मतलब क्या होगा कि या तो जो एनडीए के घटक दल है वो सारे के सारे अपना समर्थन खींच ले, या फिर अगर मतदान हो और उसमें आरएसएस समर्थित नितिन गडकरी का जो एक तरह से गुट माना जाए, वो लोग मोदी के विपक्ष में मतदान करें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि जो हालात बने हुए थे और जो चर्चाएं चली हुई थी कि सरकार नहीं बनने जा रही है मोदी की, मोदी हारेंगे इस बार का चुनाव, और उस स्थिति में अगर सरकार बन गई है तो मेरे ख्याल से जो अंदर का जो ये अंदर का जो गुटबाजी है, माने नितिन गडकरी का ही गुट मान लीजिए, या आरएसएस का जो गुट है, वो मेरे ख्याल से इस बनी बनाई सरकार को गिराना नहीं चाहेगा। क्योंकि उनका मानना ये, वो गिराते जरूर मोदी को, हटाते भाजपा के जो इन्होंने अपने हाथ में कमांड ले रखी है, अगर मोदी हार जाते तो डेफिनेटली मोदी और ये शाह की जो जोड़ी है, इसको बिल्कुल हटा दिया जाता इनकी जगह से। प्रधानमंत्री पद तो से तो हट ही चुके होते, लेकिन मोदी शाह ने जो कब्जे में ले रखा है अपना, वो सारा तहस नहस कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि अब जीत चुके हैं तो एटलीस्ट वो लोग 2025 तक तो कुछ नहीं करेंगे, जब तक उनका शताब्दी सेंटेनरी जो सेलिब्रेशंस हैं, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस होने के बाद वो हो सकता है कि फिर अपनी पे उतर आए। क्योंकि देखिए, संघ को ये बर्दाश्त नहीं है। मोदी जी ने, इनफैक्ट जो नड्डा कह रहे थे वो एक सच्चाई है, मोदी जी ने धनबल के ऊपर अपनी एक अलग आर्मी तैयार कर ली है। उसमें एक कुछ तो जो ये कट्टर पंथ है, जो 36% जो इनको वोट मिला है, उसमें से मेरा मानना ऐसा है कि 22% के करीब वो लोग ऐसे हैं कि जो मोदी जी के लिए कमिटेड है, आरएसएस के लिए कमिटेड नहीं है। मेरा मानना तो ऐसा है। तो इतने बड़े उन्होंने अपना समर्थन इकट्ठा कर लिया है, और जो अगर मोदी जी को फ्लोर टेस्ट में हरा देते हैं ये लोग, या कुछ होता है ऐसा कि इनके अगेंस्ट वोटिंग होती है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार बन चुकी है। अब सरकार नहीं बनी होती तो शायद मोदी जी हार गए होते, तो शायद कुछ भी होता, बीजेपी में भी दो फाड़ हो सकते थे। लेकिन अब 2025 तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ होने वाला है। और हारने के लिए, और एनडीए के घटक दल अगर हट भी जाते दो, जिसमें कि नायडू और नीतीश से सवाल पूछा जा रहा है, भाई आप किस लिए हो जब आपको ये मिले ही नहीं है ठीक ठाक मंत्रालय, मतलब ऐसे मंत्रालय दे दिए कि जिनकी कोई महत्व ही नहीं है। वो अपने, उनकी कोई बार्गेनिंग हुई है, वो कोई बहुत बड़ा पैकेज उन दोनों को मिला है, उसके बदले में वो उनको मंत्रालय छोटी चीज नजर आ रही है, तो उनका तो अलग है। लेकिन अगर वो इसके बावजूद भी हट जाते हैं तो इनके लिए समर्थन जुटाना मोदी जी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि 263 जब भी होंगे मोदी जी के पास, तो उसके बाद अगर उनको 272 का आंकड़ा ही तो पार करना है। इतने तो वो, इतने धनबल, इतनी पोटली, धनों की पोटली के ऊपर बैठे कि 10, 12, 15 एमपीज खरीदना उनके लिए कोई
मुश्किल काम नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट हारेंगे। अभी आज की परिस्थिति में कह रही हूं मैं, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा वो बात क्या मालूम, तब गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, हो सकता है कोई नया डेवलपमेंट तब तक हो जाए। आज की परिस्थिति पे नहीं लगता। जी जी, विमला बरालिया जी कह रही हैं कि मीनू जी आपको लग रहा है कि ये सारे वोट इनको मिले हैं, ईवीएम मैनेज की गई है, ईवीएम से ज़्यादा वोट पड़े हैं। द वायर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें वाराणसी भी शामिल है। इसी तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि अपनी टिप्पणी में कि 120 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिली हैं, सारी सीटें मैनेज की गई हैं। इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन मैं लौटता हूँ विषय पर। देखिए, आप एक दो बातें कह रही हैं। एक तो आप कह रही हैं कि 2025 तक ये सरकार, इस सरकार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार बहुमत आ गया है तो वो बहुमत को बनाए रखने की तरकीबें जानते हैं, ये आप कह रही हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आपसे यहाँ डिफरेंट राय रखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये जो सरकार है इसके बने रहने की जो गरज, जरूरत अभी तत्काल है वो है कि वो ये रहा कि चूंकि इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिला और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, चूंकि चाहे जेडीयू हो या टीडीपी हो एनडीए का हिस्सा है। चुनाव से ठीक पहले ये लोग गए थे तो एनडीए को तो बहुमत था। अब इंडिया गठबंधन को ये था कि नीतिगत आधार पर या अन्य कारणों से संबंध के आधार पर ये लोग शायद ये मौका न गंवाएं नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने का, ये भरोसा था। लेकिन ये भरोसे ज्यादा भरोसा शायद इनके बीच में, नरेंद्र मोदी और इनके बीच में तय हुआ, किसी तरह की एक रजामंदी हुई। उस रजामंदी में आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की पत्नी के शेयर के बाजार के भाव कैसे 550 करोड़ का फायदा हुआ, और भी किसी किस्म की बातें हो सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, बिहार में भी एनडीए सरकार है और आंध्र प्रदेश में भी बन रही है। तो ये इस स्थिति के रहते हुए मैं जो देख रहा हूं वो ये कि निकट भविष्य में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। और इन तीनों प्रदेश में खास बात यह है मीनू जी कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को पॉपुलर वोट्स ज्यादा मिले हैं। बात समझ रहे? सीटें भले झारखंड में बराबर हैं, हरियाणा में भी बराबर हैं, और इधर नहीं, झारखंड में शायद पीछे है, हाँ, और हरियाणा में बराबर है, और महाराष्ट्र में तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें भी मिली हैं, वोट भी मिले हैं। तो इन तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन के सत्ता में लौटने के पूरे आसार हैं। और इसके बावजूद के सारे ईवीएम का सवाल रहे, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी वोट्स जो है इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिला। वो बातें भी आगे मैटर करेंगी, वो लड़ाई भी छूटी नहीं है, कोर्ट में भी है, और जो मीडिया में बातें आ रही हैं, जो दर्शक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मीडिया अब छाप रहा है इन चीजों को और कस करके चर्चा हो रही है। मैंने भी इस विषय पर जो ट्वीट्स किया तो लगभग 4 लाख लोग उस ट्वीट्स को देख चुके हैं कि कैसे ईवीएम में टर्नआउट से ज्यादा या कम वोट पड़े हैं, गिने गए हैं। ईवीएम में जितना टर्नआउट हुआ उससे ज्यादा या कम वोट गिने गए हैं। तो जनता इसको ले रही है, इग्नोर नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि जब महाराष्ट्र की पार्टियों में रीअलाइनमेंट होगा फॉर द असेंबली इलेक्शंस, तो इस रीअलाइनमेंट में एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के लोग टुवर्ड्स उद्धव ठाकरे ये भगदड़ मचाएंगे, मूव करेंगे। इसी तरह इसके से अजित पवार के लोग शरद पवार की तरफ मूव करेंगे, और शरद पवार तो पूरी पार्टी को ही कांग्रेस में विलय करने की भी सोच रहे हैं। एक नया परिदृश्य भी देखने को मिल सकता है। इसकी शुरुआत हो गई है। आप देखेंगे लद्दाख का जो एमपी जीता, कांग्रेस को हरा कर जीता, लेकिन वो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। आपको पप्पू यादव तो कर ही रहे हैं, आपको सांगली का एमपी जो जीत कर आया वो कर ही रहा है। इसके अलावा एक और सांसद जो मैं अभी भूल रहा हूं, उसने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। हाँ, भूल नहीं रहा हूं, याद आ गया अभी, हालांकि ये पक्की बात नहीं है, लेकिन झारखंड में आजसू जो एनडीए का अलायंस था उसको जगह नहीं मिली है कैबिनेट में,
तो उसका कहना है कि भाई जो हार गया है उसको जगह मिल रही है। और आजसू तो बहुत पुराना एलआई है एनडीए का, उसका एक सांसद है। मुझे सांसद को मत दो, हमारी पार्टी के ही किसी और को मंत्री बनाओ, लेकिन बनाओ। तो उसने खुली नाराजगी जाहिर की है और मुलाकात भी की है कांग्रेस के नेताओं के साथ। तो ये एनडीए के बिखराव का ये पहला लक्षण होगा अगर आजसू का सांसद इंडिया गठबंधन को समर्थन करता है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हमें लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो पॉइंट है जहां इंडिया गठबंधन के लिए केंद्र में सरकार में आने का माहौल बनता है, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं, ये अपने दबाव से एनडीए की सरकार गिरने जा रही है। क्योंकि उनके जो तरीका है उनका, एनसीपी नाराज हो गई क्योंकि उनको एमओएस दे रहे थे। भाई आजसू नाराज हो गया क्योंकि उनको टिकट बर्थ नहीं मिला। जी आप कुछ बोल रहे हैं? जी नहीं, जैसे आपने कहा कि एनसीपी अजित पवार ग्रुप की जो बात कह रहे हैं, तो इनके नाराज होने से सेहत पे फर्क क्या पड़ता है बीजेपी की? मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के एमएलए तो बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं और इधर के इंडिया गठबंधन से वो लोग तोड़ के ला सकते हैं, ये मेरा कहना है। क्योंकि आप अगर नैतिकता के दायरे में देखें तो उनके खिसकने से जो घटक दल है, जो एनडीए के घटक दल है, उनके नाराज होने से डेफिनेटली सरकार गिर जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे इनके पास जो इनके तरीके, जो आपने कहा तरकीबें जानते हैं, और तरकीबें आपको पता ही है, ऑपरेशन लोटस, और उसमें कितने भी पैसे, और उसमें कॉर्पोरेट का पूरा सपोर्ट पीछे से, तो वो तो कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी किसी कीमत पे हारेंगे। ये जरूर है कि ये जो इलेक्शंस का जिनका जिक्र आपने अभी किया, उनके बाद कुछ उठापटक मचे। मैं फ्लोर टेस्ट हारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं जो अभी से दिखने लगी। अब कोई इंडिपेंडेंट सांसद, वो भी तो खरीदा बेचा जा सकता था, क्यों कांग्रेस को समर्थन कर रहा है? इंडिपेंडेंट है फिर भी कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। तो परिस्थितियां बदली है ना। पहले तो ऐसे इंडिपेंडेंट सांसद सीधे सत्ताधारी दल को समर्थन कर देते थे। आज जनता का दबाव है। लद्दाख की जनता ने कांग्रेस या बीजेपी सबको छोड़ के स्थानीय निर्दलीय को चुना, और वो निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। तो वो रीढ़ की हड्डी है उसके पास, वो ये मैं कह रहा हूं। तो ये जो प्रवृत्ति बदली है जनता के कारण, उसका ये दिखता है कि एनसीपी की दिशा बदल रही है। एनसीपी का एक मान लीजिए एक सांसद है, तो एक सांसद से क्या बनना बिगड़ना, लेकिन स्थानीय स्तर पर महाराष्ट्र में बनता बिगड़ता है, उसके विधानसभा चुनाव में रिपरकशंस होंगे। ये सारी चीजें हैं। ये तो झलक रहा है कि बीजेपी को नकार दिए है। उस तरीके की सफलता कहाँ मिल पाई भाई? जिस हिसाब से उन्होंने तोड़फोड़ की थी, जिस चीज को दिमाग में रखते हुए शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा था, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट थोड़ी आए हैं उनके लिए तो बड़े होपलेस है वहां पे। और देखिए, बहुत बड़ी 48 सीटें कम नहीं होती है, और उनका उम्मीद था कि 40 सीट तो हम ऐसे ले जाएंगे। लेकिन वहां महाराष्ट्र की जनता ने इस चीज को पसंद नहीं किया। जो आम महाराष्ट्रियंस हैं, उन लोगों को ये चीज जबी नहीं कि ये तोड़फोड़ का तरीका नहीं है भाई, जो नैतिक तरीका है, जो आपको मैंडेट मिला उसके हिसाब से चलाइए। लेकिन इन्होंने जो किया वो उल्टे नाराजगी मोल ले ली, और अभी जो ये नाराजगी जो आपका कहना है उससे सामने आएगी इसके अंदर। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए, थोड़े थोड़े भूकंप के झटके तो लगते रहेंगे। अगर ये स्पीकर की बात नहीं माने, जो डिमांड है जो टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू की डिमांड स्पीकर पद की है, अगर वो नहीं मानी गई तो थोड़ा बहुत ट्रेमर्स आएंगे, जरूर आएंगे। एक बार के लिए रात पूरा हलचल मच जाएगी कि अब गए चंद्रबाबू नायडू, तब गए। लेकिन अगेन वही आता है कि 290 सीटें हैं, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद भी बची रहती हैं, और इन द मीन टाइम वो इनको एक कुशन देगा। उस टाइम एक बफर है उनके पास, उस टाइम पे जो उनको समय मिलेगा वापस से अपने, मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू चले भी जाते तो उसके बाद फिर वो अपना जुगाड़ कर लेंगे। तो इनको अभी जुगाड़ करने का इनके पास समय है, और अभी इतना समर्थन है इनके पास। लेकिन जो आपने अभी बताया कि 3 राज्यों के चुनावों के बाद जो आम जनता का जो समर्थन घटेगा उनके लिए, तो वो डेफिनेटली हो सकता है औरों को प्रेरित करे कि इनका साथ छोड़े।
लेकिन उसके लिए फिर बड़ी कवायद होगी, नया जो विश्वास प्रस्ताव लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तो 6 महीने बाद का काम समझिए। मीनू जी, इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई भी सरकार जब बड़ी मजबूत सरकार होती है तो उसका रिप्लेसमेंट आसानी से ठीक वैसी ही मजबूत सरकार के रूप में नहीं होता है। तो इस बार के चुनाव में ये सरकार कमजोर हुई, दोबारा आई, कमजोर हुई। अब जनता का गुस्सा इनके खिलाफ है, अब ये सारी चीजें दिख रही हैं। बीजेपी के भीतर भी रिसेंटमेंट है, असंतोष है तानाशाही के लिए। ये मोदी की गारंटी, ये मोदी का है तो मुमकिन है, वोट किसी आपको नहीं दे रहे, मोदी को दे रहे हैं, इन सब बातों से बहुत गुस्सा बीजेपी के अंदर भी पला है और उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रस्फुटन तो होगा, वो गुस्सा कभी तो फूटेगा। तो उसके लिए होता है टाइमिंग। वो टाइमिंग जो है अब चारों ओर से वो चीजें पकने लगी हैं, विपक्ष मजबूत होने लगा है, इंडिपेंडेंट हिम्मत करके विपक्ष के पास जाने लगे हैं, आरएसएस को बोलना पड़ रहा है जनता के दबाव में, ये दिखावे के बोल रहे हैं लेकिन बोलना पड़ रहा है। तो ये वातावरण है। तो इसके बाद अगर 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हार जाती है तो फिर क्या आपको लगता है हरियाणा में जो 5 एमपी जीते हैं उस पर जनता का दबाव नहीं होगा? उस पर भी होगा। देखिए, जनता का दबाव तो प्रेम जी उनके ऊपर भी आ सकता है जो कांग्रेसी है बीजेपी में गए हुए, ये भी तो हो सकता है कि 106 की संख्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। 106 है वो संख्या, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, जी हाँ, तो 106 जो संख्या है, अब ये आप देखिए ना कि वहां का जो लद्दाख का लेटेस्ट एमपी जो लेटेस्ट ज्वाइनिंग, उसने कांग्रेस को समर्थन दिया है। पप्पू यादव है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। विशाल पाटिल है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। तो इतनी जो वो तो सारे ही या तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े या इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़े, लेकिन जीतने के बाद वो कांग्रेस को समर्थन देने आ गए हैं ये लोग। तो अगर इनका मन पलट गया है, इनका मन इंडिया गठबंधन की तरफ आ गया है और इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की तरफ समर्थन दे रहे हैं, और आपने अभी जिक्र किया कि शरद पवार मंशा रखते हैं कि कांग्रेस में विलय कर दिया जाए वापस एनसीपी का, क्योंकि दर्शकों को मालूम होगा एनसीपी कांग्रेस को ही से ही निकला हुआ एक ग्रुप है, उसी को टूट के बना हुआ ग्रुप है। तो अगर वो वापस आ जाता है तो इस बात की क्या गारंटी कि जो 103 जो 106 जो कांग्रेसी गए हुए हैं उनका मन नहीं बदलेगा। हो सकता है वो भी जले तो गए हैं, लेकिन अभी उनको दिखता नहीं है चारा कोई मोदी की तानाशाही से मुक्ति का। और जैसे ही उनको मोदी कमजोर पड़ते दिखे और फिजा बदलती दिखे कि भाई जनता तो विपक्ष में जा रही है मोदी के, वोट परसेंटेज 36 पे आ गया है 37 से, तो हो सकता है उन कांग्रेसियों का भी मन बदल जाए। ये कह नहीं सकते कुछ, जब जनता का मन बदल गया तो नेताओं का भी बदल सकता है। जी जी, हमारे दर्शक बहुत सारी बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी हम शामिल करते हैं चर्चा में। अशोक सक्सेना जी बता रहे कि झारखंड का सांसद चौधरी चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का समर्थन करूंगा, जिसकी मैं चर्चा कर रहा तो बहुत विश्वास से मैं नहीं कह रहा था कि वो करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने कहीं बयान देखा है तो उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी घटना है। आज का साथी नहीं है एनडीए का, वाजपेयी जी के जमाने से एनडीए में है वो आजसू। वो अगर इंडिया गठबंधन छोड़ रहा है और क्षमा कीजिए एनडीए गठबंधन छोड़ रहा है और इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहा है, तो झारखंड में बदलती फिजा का ये द्योतक है। झारखंड में जो आदिवासियों ने जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ में वोट किया है, और ये चौधरी जी ने कहा भी है कि आदिवासियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, अब कोई कुर्मी जाति भी बीजेपी का साथ छोड़ देगी, वो कुर्मी जाति से आते हैं, उन्होंने कहा है। तो ये एक बदलते हुए वातावरण को बता रहा है। इसके अलावा जैसन फ्रांसिस जी लिख रही हैं कि थैंक यू राहुल गांधी फॉर ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी, रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताएं, अभी मैं होगा तो मैं उस दृश्य को दिखाऊंगा। वो ये कि नरेंद्र मोदी जी के जो प्रोफाइल हैं पीएमओ के, नरेंद्र मोदी के ट्विटर प्रोफाइल, ये सब में अब बदलाव आ गया है। किसी प्रोफाइल में वो संविधान के साथ को प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं, कहीं संविधान को माथा में लगाए हुए हैं,
और ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि राहुल गांधी ने संविधान पकड़वा ही नहीं दिया, संविधान के सामने झुका दिया नरेंद्र मोदी जी को। ये जीत है जनता की। ये मुझे मौका मिला जैसन फ्रांसिस जी आपके बोलने से, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी पर बोलने से। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, प्रेम जी भाजपा संसदीय दल ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता नहीं चुना, क्या ऐसा पहली बार हुआ? बिल्कुल पहली बार हुआ, इससे पहले भूतों न भविष्यवती, आगे भी नहीं होगा ऐसा। ये तो अभूतपूर्व स्थिति हो गई है कि एनडीए का नेता हो गया और बीजेपी का संसदीय दल में बैठक इसलिए नहीं बुलाए कि कहीं कोई दूसरे नाम का प्रस्ताव न रख दे, दूसरे नाम का प्रस्ताव न रख दे। जी खतरा था, बिल्कुल खतरा था। और अगर रख देते तो शायद पास भी हो जाता, नरेंद्र मोदी जी की योजना धरी की धरी रह जाती। तो इसलिए वो बैठक ही उन्हें नहीं दी गई। सोनिया गिल जी लिख रही हैं कि नायडू को पूरा लॉलीपॉप मिल गया है, स्पीकर से फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपकी बात भी सही हो सकती है। फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, माई ग्रेटेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस इलेक्शंस, थैंक यू राहुल गांधी फॉर ब्रिंगिंग बैक द ग्लोरी, रेस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके आगे अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं, मीनू जी सरकार एनडीए की कैबिनेट बीजेपी की गारंटी किसकी, चचा पलटू राम की या चंद्रबाबू की, आखिर कब तक? मतलब किसकी है ये गारंटी, किसकी है ये कैबिनेट, ये पूछना चाह रहे हैं। सोनिया गिल जी लिख रहे हैं, ये लोग जनता एंड टाइमिंग को नहीं समझते, ये गुंडागर्दी में बिलीव करते हैं, सब कुछ इसी तरह से करते हैं मैनेज। चलिए आपको लगता है, लेकिन मुझे ट्रेंड ये बदलता हुआ दिख रहा है, गुंडागर्दी वाला भी और जनता के दबाव में दिख रहा है। ऑल कुडोज टू राहुल गांधी जी एंड देन अखिलेश। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष पद हेतु गोदी मीडिया ओम बिरला का नाम चला रहा है, क्या करेंगे चंद्रबाबू? हालांकि गोदी मीडिया तो एन पुरंदेश्वरी का भी नाम चला रहा है, जो एनटी रामाराव की बेटी और चंद्रबाबू नायडू की साली हैं, वो बीजेपी की सांसद भी हैं और आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो शायद नायडू की मांग को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सके, इसलिए भी ये कोशिश होगी। लेकिन मीनू जी इस पर टिप्पणी करें कि जो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि ये लोग तो ताकत के बल पर फिर भी सत्ता में बने रह सकते हैं, भले चुनाव नतीजे जो हो, जनता का मूड जो हो, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी देखिए, सत्ता में बने रहने का देखिए नैतिक अधिकार तो अगर आप देखें तो मोदी जी जिस हिसाब से इन्होंने एक इतना बड़ा मेगा इवेंट कर दिया, उस हिसाब से अगर नैतिक बल देखें तो मोदी जी का बनता नहीं है, क्योंकि मोदी जी की जो पार्टी है उसको 240 सीटें आई हैं और आपने उसके बाद जो घटक दल है उनके सहयोग से आप बने हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा कि पहले इतना बड़ा आयोजन कर दिया, मतलब 72 आपने मंत्रियों को शपथ दिला दी, राज्य मंत्री तक समेत। जिस तरीके का आपको मैंडेट मिला था उसमें आप ले लेते शपथ और आपके साथ 4 लोग और ले लेते, 4 मंत्री कैबिनेट ले लेती शपथ। आपने पूरी की पूरी 2.5-3 घंटे का आयोजन किया पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि आई एम स्टिल इन कमांड, कि मैं अभी भी बहुत बड़ा पद पे हूँ, बड़ा प्रधानमंत्री और मेरी कमांड में है। और देखिए मैंने जो घटक दल है मैं इनकी दया पे निर्भर नहीं हूँ, देखिए इनको तो मैंने इनकी औकात बता दी है, तो निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कमांड में है, उसके हाथ में है सारी चीजें, कमजोर नहीं पड़ा है। तो उन्होंने वो दिखाया है। लेकिन देखिए जो अभी बात हम फिजा की कर रहे हैं, तो मोदी क्या कर रहे हैं, ये इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसी तस्वीर पर आप देखिए, फुल स्क्रीन रख रहा हूँ, ये ट्विटर पर जाकर पीएमओ इंडिया का ट्विटर हैंडल है, इसमें बदल गया है दृश्य। नरेंद्र मोदी जी संविधान में झुके हुए हैं और ये दिखा रहे हैं कि कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने संविधान को नतमस्तक किया हुआ है। ये तस्वीर शेयर करना चाह रहे थे। जी आपकी टिप्पणी। देखिए मोदी जी संविधान को नतमस्तक हो लें या कुछ भी हो लें, इनके जो एक आर्थिक सलाहकार हैं, जो नीति आयोग में इनके जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने 6 महीने पहले लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस पे, उसमें एक संविधान बदलने की बात कही गई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अचानक उनके मन में आया विवेक ओबेरॉय के और उन्होंने वो लेख लिख दिया, वो मोदी जी की सहमति से ही लिखा गया था ना। वो थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर नाप रहे थे कि पब्लिक क्या कहती है। उसके बाद आपके कई नेता
कोई कर्नाटक से, कोई यूपी से, कोई कहीं से, अयोध्या से भी बोले थे। वो सब बात कर रहे थे कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, तो इसलिए अगर जनता चाहती है संविधान बदला जाए और मोदी जी चाहते हैं तो इसके लिए उनको 400 सीट दे। वो बैकफायर कर गया, क्योंकि ऐसा कहने के साथ ही जब इनके नेताओं ने संविधान बदलने की बात की तो कांग्रेस ने उसके ऊपर जबरदस्त हमलावर हुई, और उसके बाद जो राहुल गांधी संविधान की प्रति लेके साथ में कैंपेन करने लगे, तो लोगों को समझ में आया कि ये आम आदमी को तो इनफैक्ट यही नहीं पता है कि संविधान एक किताब के रूप में है। बहुत लोगों को नहीं पता है ऐसा, बहुत लोग हैं ऐसे। तो उनको समझ में आया कि अच्छा, किताब जैसी चीज होती है और इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ओहो, तो ये बदल रहे हैं। और उसमें जो तबका, जो दलित वर्ग था, उनको, उनके यहाँ तो नीचे लेवल तक अनपढ़ आदमी तक ये पहुंच गया कि आपका आरक्षण जा रहा है, संविधान बदल रहे हैं। तो वो लोग हटे। अपना जो परंपरागत, जो मायावती के समर्थक भी थे, उन्होंने भी, जो एक आंकड़ा शायद आपने ही अपने प्रोग्राम में दिया था कि उनमें से बहुत बड़ा प्रतिशत इंडिया गठबंधन की तरफ उन्होंने वोट किया है। तो लोगों को लगा कि संविधान, एक बात ये लोगों को साफ समझ में आ गई कि ये संविधान बदल डालेंगे, तो वो चीज इनके फेवर में काम नहीं की। अगर आपका संविधान बदलने का मकसद नहीं था तो आप इस तरह की बातें क्यों कहलवा रहे थे चलते चुनाव में? आप उसी वक्त काटते ना उस बात को। आप बहुत बाद में आपको होश आया कि ये तो 5-6 जब फेजेस का चुनाव हो गया तब उनको होश आया कि नहीं, ये तो संविधान जो बदलने की बात है ये तो नेगेटिवली जा रही है। तो यही था। जी। मैंने पहले भी दिखाया था, और इसमें जो वोट परसेंटेज देखिए, इंडिया गठबंधन को यादवों ने 82% और मुसलमानों ने 92% वोट किया। तो वहीं जाटव, जो कि जिस पर पूरा अधिकार होता था मायावती जी का, वो जाटव वोट बीएसपी को 44% मिलते हैं, और जो बाकी जो बचा वो 25 और 24 में बट गया, यानी 25% इंडिया गठबंधन को और 24% एनडीए को। और अदर ओबीसी जो है, अदर ओबीसी का मतलब मान लीजिए नॉन यादव, तो उसमें 34% हिस्सा इंडिया को मिला और 59% एनडीए को, जबकि एनडीए को ये बहुत बड़ा चंक मिला करता था, यहाँ भी इंडिया गठबंधन को मिला। और कोयरी कुर्मी के वोट देखिए 34% आए, ये भी एनडीए को हुआ करते थे। इस बार इंडिया गठबंधन ने वहां भी हिस्सेदारी की, और अपर कास्ट वोट भी थोड़ा बहुत खींचा 16%, जो राजपूत नाराज थे और विभिन्न कारणों से। तो ये उत्तर प्रदेश में ये हमने देखा था, इसी की चर्चा हमने की थी जिसका आपने जिक्र किया। जी। तो इसमें आप अपर कास्ट को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो सारे रिजर्वेशन वाले लोग हैं। तो उसमें बहुत निचले तबके तक, बिल्कुल जो आम, जो श्रमिक वर्ग है, इवन वहां तक उन्होंने इसी लाइन के ऊपर वोट किया है। तो वो चीज उनको समझ में आई, तो उन्होंने, मोदी जी ने एक्स्ट्रा लार्ज प्रति मंगवा ली संविधान की। राहुल गांधी तो वो पॉकेट साइज लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ज्यादा बड़ी मंगवाएंगे ताकि हम ज्यादा बड़े संविधान भक्त दिखाई दें। लेकिन देखिए, मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं, संघ की विचारधारा से, उन्होंने कभी देश का संविधान जब बना तो उन्होंने इस संविधान को माना नहीं था कि क्यों। उन्होंने कहा कि ये तो गुलामी का प्रतीक है और ये मनुस्मृति का इस पे कहीं पे अंश मात्र भी कोई प्रभाव नहीं है। तो वो चीज, उनका संविधान बदलने का मकसद, उनका आरक्षण तो सिरे से गायब होना ही था। उसके अलावा इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो समझिए संसदीय प्रणाली है, वो भी उनका बदलने का मकसद था। अध्यक्ष शासन प्रणाली जैसी अमेरिका में है, तो वहां तो लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। तो जो प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति है, वो तानाशाह नहीं बन पाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का इतना जबरदस्त वहां प्रावधान है। लेकिन ये जो प्रावधान करते हैं उसमें तो ये है कि एक बार अध्यक्ष चुने गए तो आप 10 साल के लिए चुने जाएंगे, तो बैठे रहिए, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वहां महाभियोग वगैरह का सब प्रावधान हटा देते और वो अपना एक छत्र इनका राज चलता। और उसमें एक ये भी होता कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता, जिसमें कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में जो मोदी जी जो बोल रहे थे वो करके दिखाते उसमें, वो अगर इनकी मर्जी से चलता तो। लेकिन इनको समझ में आ गया तो। लेकिन अभी भी जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक बदल जाएंगी। हाँ, लेकिन ये कोर्स करेक्शन जरूर करें। आज जैसे अभी आया कि अग्निवीर में संशोधन की बात आ रही है कि, और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस मंगवाई हैं इन्होंने, सेना ने रिकमेंडेशन दी हैं
कि अग्निवीर में प्रावधान है, उसमें ये संशोधन किया जाएगा, ये संशोधन किया जाएगा। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि जो हमने जिस चीज को हम अपनी यूएसपी समझ रहे थे कि हमें वोट मिलेंगे या कर लो, क्या करोगे तुम हमारा, तो उनको पता चला है कि अग्निवीर भी एक मुद्दा था इसके अंदर, और उसके ऊपर भी लाए हैं। लेकिन देखिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब जनता को असली मकसद पता चल गया है कि मोदी जी के अंदर छुपा हुआ क्या है अंदर। तो और उसका देखिए सीधे सीधे बनारस में, मैं तो ये कहूंगी बनारस में मोदी जी को 5 लाख 6 लाख वोटों से कम में नहीं जीतना चाहिए था। जो व्यक्ति विश्व गुरु है और जिसने 5 लाख की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है विश्व की तथाकथित तौर पे, तो वो व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हारने की नौबत आ जाए, जैसा कि एक वीडियो वायरल है, वो बता रहा है कि बमुश्किल तमाम मोदी जी को जिताया गया है, तो वहां 1,50,000 60,000 वोटों से जीतना कोई रेस्पेक्टेबल जीत नहीं है। अयोध्या में आप हार गए हैं और 240 पे आप आके रुक गए हैं, तो ये जीत मोदी जी के कद को बढ़ाती नहीं है, बहुत घटाती है, बहुत ज्यादा बौना बनाती है। और शायद यही है कि आज मौका देख के मोहन भागवत भी आए बोलने के लिए, अदरवाइज तो शायद उनके ऊपर गैग ऑर्डर हो कि आपको बोलना नहीं है चुनाव जब तक चलेंगे। तो अब उन्होंने अपनी बात कही है उसमें, लेकिन वही है कि उनको भी अभी अपना शताब्दी समारोह बनाना है, उसके बाद वो देखेंगे जो भी करना होगा उनको। तो मोहन भागवत जी को सुन लेते हैं थोड़ा। हाँ जरूर सुन। मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मीनू जी, ये बयान अगर मंत्रिपरिषद बनने से पहले मोहन भागवत ने दिया होता तो अमित शाह को दोबारा गृह मंत्री बनाने से में दिक्कत आती कि नहीं आती? क्योंकि ये मणिपुर का मतलब अमित शाह का फेल्योर। ये भागवत साहब भोले बन रहे हैं। देखिए इस संघर्ष की जड़ में क्या है, इस संघर्ष की जड़ में कि मैतेई समुदाय जो हिंदू है, आदिवासी नहीं, आदिवासी की कैटेगरी में नहीं आते, सवर्ण हिंदू हैं वो, उनको आरक्षण देने की बात आई और वहां से शुरू हुआ ये झगड़ा। तो ये चिंगारी डाली किसने, सुलगाई किसने? भाई मैतेई को, क्योंकि मैतेई भाजपा के समर्थक है, हिंदू है, सवर्ण है, हिंदू है, तो वहां से आपने संघर्ष को जारी रखा। और जब तक वो महिला को नग्न, जो महिलाओं की नग्न परेड कराई गई, उससे पहले वो 3 महीने पहले से धड़क रहा था वहां लावा। तो किसने वहां पे धड़कने दिया? संघ की तो वहां बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, क्या इनको खबर नहीं आ रही होगी? आज जो उसके ऊपर भागवत साहब लेक्चर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हमने डांट दिया है, जैसे होता नहीं कि घर का बच्चा बाहर पिटाई करके आया है तो उसको बाहर ले जाके 2 थप्पड़ मार दिए माँ ने कि देखो हमने इसको सीधा कर दिया, और उसके बाद फिर वही सिखाया उसको नहीं कि आप बाहर जाके बदतमीजी नहीं करेंगे दूसरे बच्चों के साथ। लेकिन वही भागवत साहब कर रहे हैं कि दिखावे के लिए मोदी जी को एडमॉनिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई देखिए हमने अभी भी मोदी जी के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन मोदी जी के सॉरी टू ठेंगे पे हैं ये जो संघ के जो नसीहतें हैं। मोदी जी को उनको ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता, उनको लगता है कि हाँ चलो बोल लो, आपको भी आज मौका मिल रहा है कि मैं 240 पे रह गया हूँ इसलिए आज आप भी शेर बन के आए हो तो बोल लो, लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं क्योंकि मेरे पास अपना इंतजाम है। जबकि देखिए जो बताते हैं कि जो जिस तरीके से संघ चुनाव में काम करता है तो वो एक बहुत बड़ी फोर्स है। जिस दिन अगर किसी दिन ऐसी नौबत आ गई कि संघ ने अपना पूरे ही हाथ खींच लिए तो फिर जो अभी रिजल्ट अभी तो 240 का ही आया है, हो सकता है ये जो 3 स्टेट्स के अभी चुनाव आने जा रहे हैं निकट भविष्य में, उसमें अगर संघ ने पूरे हाथ खींच लिए तो उसका नतीजा भी सामने आएगा। और ये देखिए ये संघ का जो है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है और कहते कुछ और है। जब उनको दिखाई दे रहा है कि मोदी जी इस पर वीक विकेट पे खड़े हैं तो हो सकता है वो अपनी जो उनको अंडरग्राउंड है जो वो काम कर जाएं अपना, हो सकता है मोदी जी को दिन में तारे दिखा दें।
जी जी। और क्या कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और। लोग तो बहुत एक बड़ा अजीबोगरीब संज्ञा देते हैं, बोल नहीं सकती मैं तो यहाँ पे। जी, कुछ प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी लिख रहे हैं कि मोहन भागवत को अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी की चिंता बढ़ रही है। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी विल मोदी विजिट मणिपुर एंड रिकंसाइल विद द पीपल ऑफ द लैंड। मुझे तो लगता है कि अब इस कार्यकाल में कुछ न कुछ तो वो करेंगे। आपकी का प्रश्न जो है मुझे सकारात्मक लगता है कि वो एक विजिट मारेंगे जरूर, ताकि ये दाग धो सकें। अभिनव प्रिंस जी लिख रहे हैं, क्या अब जो भी आगे होगा उसका सारा दोष नीतीश नायडू बीएसपी की नहीं होनी चाहिए? अब तो गोदी मीडिया गाली देने लगे हैं। ये रागिनी जी का उदाहरण दे रहे हैं जो चर्चा में आया, जो रजत शर्मा जी ने गाली दी और कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने दी है और फुसफुसाते हुए वो आवाज़ है, लेकिन कई लोगों को वो आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ रही है, ये भी बात है। मैं राहुल गांधी के एक बयान को सुनाना चाहता हूँ कि बनारस भी नरेंद्र मोदी हार जाते, बनारस भी नरेंद्र मोदी हार जाते। कैसे कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, सुनिए। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। राहुल गांधी बहुत सही बात कह रहे हैं मीनू जी, बहुत सही। और नजीर मलिक जी मुझे मेरे बयान को याद दिला रहे हैं कि प्रेम जी जब आप इन मोदी के हारने की आशंका व्यक्त की थी तो मैंने इसे आपकी गप समझा था, मगर अब उनकी से कह सकता हूं कि अगर राहुल को भी विश्वास होता तो मोदी यकीनन हार जाते। सलाम आपको, ये कह रहे हैं नजीर मलिक जी। देखिए, मैं आमतौर पर गप नहीं करता हूं, विश्लेषण करता हूं। और मैं तो कहीं चर्चा भी कर रहा था कि आजकल सही में बहुत सारे जगह पैनल डिस्कशन में लोग विश्लेषण करने के बजाय गप करने लगे हैं, तो मैं गप करने में यकीन नहीं करता। और हाँ, आपसे संवाद करना ये गप नहीं है, उसमें भी प्रश्न होता है, गंभीरता होती, चर्चा होती। मुझे याद आता है राजस्थान का विधानसभा चुनाव, वहां भी राहुल गांधी को विश्वास नहीं था कि वो जीत के आएंगे, और इस बात का खुलासा उन्होंने चुनाव के बाद किया। कहा कि हमें अगर विश्वास होता कि हम ऐसा परिणाम होगा तो हम और जोर लगाते, और सही में जोर नहीं लगाया। राहुल गांधी की सभाएं नहीं हुई, प्रियंका गांधी थोड़े कम गई, दोनों नेता अलग अलग लड़े, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, वो प्रयास दिखा ही नहीं। इनको लगा कि हम तो हार ही रहे हैं चुनाव, और उसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बचाया, सीटें कम हुई, अच्छे से चुनाव हारी। वही चीज बनारस में भी हुआ। बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव पक्का हार जाते। मुझे बहुत सारे लोगों को, सिर्फ अकेले मुझे ही नहीं, ये फीडबैक थी कि बहुत गुस्सा है। और एक रैली निकली थी बस प्रियंका गांधी और इनकी मिसेस अखिलेश की, डिम्पल की, तो इन दोनों की रैली की, और जो भीड़ थी वो भीड़ बता रही थी कि बनारस में क्या होने वाला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने थोड़ा प्रयास कर लिया होता। असल में अंदर से ही इनको विश्वास नहीं था कि चुनाव जीतेंगे।
तो ये बात थी, नहीं तो अखिलेश वो बोलते ही नहीं कि 80 में हम क्योटो छोड़ के बाकी 79 सीटें जीत रहे हैं। वो भी इसी अविश्वास को जता रहा था। तो हम ये कहते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी बहन प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो पक्का जीत जाती, तो इसका मतलब हम ये भी निकालते हैं मीनू जी कि जरूर प्रियंका गांधी को राहुल गांधी ने कहा होगा कि बनारस से लड़िए, और प्रियंका गांधी ने मना कर दिया कि नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आप में साहस की कमी थी, आपने सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। राहुल गांधी के शब्दों के ये मायने हैं, वो कुछ चाह रहे हैं लेकिन निकल कुछ रहा है। वो बताना चाह रहे हैं कि मोदी हार जाते अगर प्रियंका लड़ती, लेकिन वो बता ये गए हैं कि प्रियंका गांधी ने मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। इस बात को समझिए, ये गंभीर आलोचना है राहुल गांधी की। या तो उनको बोलने का तरीका बदलना चाहिए, नहीं तो खुल के बोलना चाहिए हाँ मेरी बहन ने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये जो नोट है ना, इसको एक पत्रकार ही समझ सकता है इसके क्या मायने होते हैं। अगर ये चुनाव वाकई लड़ा होता, पूरे देश की राजनीति बदल जाती। जनता ने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है, नेताओं ने कसर बाकी छोड़ी है इस मोदी सरकार से लड़ने के लिए, जो और ज्यादा जज्बा दिखाना चाहिए। तमाम प्रशंसा हो सकती है राहुल गांधी की, तमाम प्रशंसा हो सकती है तेजस्वी और अखिलेश यादव की, लेकिन ये आलोचना रहेगी कि आपने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किलेबंदी नहीं की, घेरेबंदी नहीं की। जी मीनू जी, देखिए आपकी आलोचना से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो आपने इसका विश्लेषण भी किया राहुल गांधी के स्टेटमेंट का। लेकिन मैं समझती हूँ कि देखिए उस समय के माहौल में बड़ी डाइसी सिचुएशन थी। मतलब ये कौन मान रहा था कि नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे? खाली वहां तो 10 लाख वोट से जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पूरी कैबिनेट, पूरा राज्यों के मुख्यमंत्री और पता नहीं कौन का, मतलब और लास्ट फेज में रखा गया बिल्कुल 1 तारीख को, 1 जून को इलेक्शन इसीलिए रखा गया कि ताकि पूरी ताकत झोंक दी जाए वाराणसी में। और उन्होंने झोंकी भी, हमेशा की तरह झोंकी। लेकिन ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। देखिए जो व्यक्ति, भाजपा भले ही कमजोर पड़ रही थी, भाजपा के प्रति गुस्सा था लोगों का, जो कि जनरली विश्लेषण में भी आता था कि लोग मोदी से नाराज नहीं है, कि देंगे वोट मोदी को ही, कि अल्टीमेटली है कौन। तो जो व्यक्ति को, जिसका कोई लोगों को विकल्प नहीं सूझ रहा था, उस व्यक्ति को वो 1.5 लाख वोटों पे आ जाए, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और जो वीडियो चल रहा है जो आज सोशल मीडिया पे, वो तो ये बता रहा है कि टिकड़म करके जिताया गया है। क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान में नरेंद्र मोदी 6000 वोट से पीछे चल रहे थे। मतलब मोदी का 6000 वोट से पीछे चलना सवाल ही नहीं उठता था। हैरानी की हैरत में पड़ गए थे, अचंबा, अविश्वसनीय। तो उसमें ऐसे माहौल जो था, उसमें मोदी की तो अपराजय वाली स्थिति थी। लेकिन उसमें अगर मतलब प्रियंका गांधी के लिए मेरे हिसाब से, देखिए ये तो चांस की बात है कि जनता ने इस तरीके से नकार किया उनका कि वो इस मतलब एक तरह से धूल चटा दी मोदी को बनारस की जनता ने। लेकिन अगर ये भी होता कि प्रियंका का एक वो मेडन इलेक्शन होता, मतलब पहली बार वो लॉन्च होती सक्रिय राजनीति, चुनावी राजनीति में, और उसमें अगर वो हार जाती तो कभी आती ना, मतलब वापस ही ना आ पाती वो तो मेरे हिसाब से। तो एक बड़ी डाइसी सिचुएशन। ये तो ये है कि फिल्म देखने के बाद बताया, हिट होने के बाद कहें कि हाँ हम तो कह रहे थे कि हिट होगी। तो ये वाली बात है कि फिल्म जब बन के हिट हो गई है, उसके बाद कमेंट्री देना, तो मुझे लगता है कि या तो फिर हिम्मत करके उतर जाते या उतर ही जाती। पर मेरे हिसाब से ठीक था नहीं लेना, ये रिस्क लेना नहीं चाहिए था। ये चांस की बात है कि मोदी को बनारस की जनता ने हराया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 2014 की और 2 के इलेक्शन में जब पहली बार मोदी खड़े हुए बनारस से, तो बनारस के बारे में जो उस वक्त तो आपके यूट्यूब जैसे विश्लेषण तो होते नहीं थे, ना चैनल्स थे ऐसे, लेकिन फेसबुक पे चर्चाएं बहुत होती थी। तो लोग कह रहे थे कि बनारसी तो बड़े जिसको कहते हैं ना अल्हड़ बेढप किस्म के होते हैं, उनका दिमाग ये होता है कि जरूरी नहीं है कि मोदी को वो वोट देंगे, जरूरी नहीं है कि मोदी की आइडियोलॉजी से वो सहमत हो, आप इंतजार कीजिए और हार सकते हैं मोदी। और वास्तव में जब केजरीवाल उतरे तो लगा कि का मामला गड़बड़ है, और मतलब बनारसियों के मिजाज के अनुकूल नहीं है मोदी का मिजाज। ये माना जा रहा था कि इसलिए वहां नहीं जम सकते मोदी, लेकिन क्योंकि हवा बह रही थी
तो जीत गए मोदी। लेकिन इस बार जो चुनाव में जो रिजल्ट आया है, जो उनको जिस तरीके से वोट कम मिले, तो उसने बताया कि वास्तव में बनारसी मिजाज होता क्या है, कि उन्होंने अपना असली मिजाज बनारस के लोगों ने दिखाया। और मेरे ख्याल से पूरे ईस्टर्न यूपी में दिखाया, जहां पे ये लोग सोच रहे थे आपके अयोध्या ने हरा दिया। तो फिर मोदी जी का तो उससे मतलब बहुत ही, मेरे हिसाब से तो इकबाल जो है वो गिरा है, बहुत बुरी तरह धूल चाट गए हैं मोदी जी। जितना इन्होंने ये फैला रखा है ना, जितना ग्रैंडे और मतलब महिमा मंडन कर रहे हैं खुद का, वो कुछ है नहीं। उनको पता नहीं हिम्मत भी कहां से आ रही है, मन भी कैसे कर रहा है। वो एक तरीके से नैतिक तौर पे हार चुके हैं मोदी जी। मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन, सब खत्म हो गया है। बता दीजिए कौन सा एक जुमला अभी चल रहा है। मोदी जी खुद अपने को पहले जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, ये मोदी है, ये मोदी की गारंटी है, वो कहाँ गया ऐसा, सब खत्म हो गया है, क्योंकि नैतिक साहस बचा ही नहीं है उनके अंदर। वो उसको आप इवेंट मैनेजमेंट करके और दुनिया भर का इतना बड़ा 3 घंटे का आपने वहां बैठा दिया लोगों को राष्ट्रपति भवन के बाहर, वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सच्चाई छुप नहीं सकती। हारे हैं मोदी जी इस बार। जी जी बिल्कुल। मैं अब इसको समअप करता हूं। देखिए, विमर्श है तो सबका अलग अलग एंगल होता है, बात रखने का तरीका भी होता है, सबका सम्मान है। और चुनाव के बाद नतीजों को अलग किस्म से देखा भी जाता है, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, वो सारी बातें होती हैं। लेकिन अब बैक गियर तो लगता नहीं है इसमें, काल का जो पहिया वो पीछे जाता नहीं है वास्तव में। तो अभी सच्चाई ये है कि विपक्ष चुनाव में बहुत कमजोर था और कांग्रेस संगठन विहीन थी। इसके बावजूद जनता चुनाव लड़ने आई, क्योंकि जनता को लगा कि सत्ता अपनी ताकत के दम पर लोकतंत्र को रौंद रहा है, विपक्ष को शस्त्र विहीन बना करके चुनाव युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, और उसके खाते तक सीज कर दिए गए, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो जनता खुद आई, और इसको आने के लिए अगर इंडिविजुअल कुछ प्रयासों की चर्चा की जाए तो उसमें सबसे बड़ा प्रयास राहुल गांधी का है, जिनके कारण जनता को लगा कि नहीं, इसका साथ देना चाहिए। इसमें अखिलेश, तेजस्वी यादव, कल्पना सोरेन, उद्धव ठाकरे, ये सारे नेता हैं जिनके सामने लोग इकट्ठा हुए। फिर भी पूरे देश के पैमाने पर यह संख्या और होनी चाहिए थी। जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, इन सब जगहों पर जो एक तरफा जीत मिली बीजेपी को, तो यहाँ पर एक कमी जरूर दिखती है। लेकिन ये चुनाव जनता ने लड़ा, जनता ने इस स्थिति में बनाया कि विपक्ष अब आगे असंभव को जो माना जाता था वो संभव होता दिख रहा है। मोदी सरकार अपराजय नहीं है, वो हराई जा सकती है, वो गिराई जा सकती है, इसके सारी संभावनाएं बनी हुई है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। मीनू जी, आपका बहुत बहुत आभार, और आप तमाम का भी बहुत बहुत आभार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं। और हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।